स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत में संवैधानिक सुधार की जो एक प्रोसेस एक प्रक्रिया चल रही थी, तो उसी के तहत दो छोटे छोटे जो अधिनियम हैं, बहुत सारी बुक्स में इसका उल्लेख तक नहीं मिलता है। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा विस्तार से नहीं है, एक एक दो दो बिंदु हैं, तो बहुत संक्षिप्त वार्तालाप में आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो 1786 का अधिनियम, हमने दो अधिनियम पढ़ लिए हैं दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, उसके आगे के ये हैं। आपने दोनों वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा, उसी के क्रम में आगे ये हैं। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चलिए, 1786 का अधिनियम जस्ट 2 वर्ष बाद यानी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो उसकी जो बातें शेष रही गई, सरकार के जहन में आया कि कुछ और सुधार इसमें होने चाहिए, तो वो जो है 1786 के अधिनियम को ऐड करके जोड़ा गया है। इसमें कौन कौन सी बातें जोड़ी गई देखिए। गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। दोस्तों, आपको पता हो तो गवर्नर जनरल पद जो है वो बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे 1+4, यानी जो गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए एक परिषद होती थी, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य रखे गए। पिट्स इंडिया एक्ट में वो सदस्य संख्या 1 कम कर दी गई, यानी 1+3। तो ये जो सदस्य हैं, ये 4 और 3, ये परिषद कहलाती थी, गवर्नर जनरल सहित परिषद होती थी। तो इस अधिनियम में क्या किया गया, ये महसूस किया गया कि भाई गवर्नर जनरल को निर्णय लेने में बाध्य होना पड़ता है कि परिषद की क्या सलाह बाध्यकारी है या नहीं है, वो क्या उसके खिलाफ जाके निर्णय ले सकता है। तो यहाँ पे उसको स्पष्ट किया गया है। मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा दोस्तों कि पिछले जो अधिनियम हैं उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाया गया है। तो ये बात स्पष्ट की गई कि गवर्नर जनरल जो हैं वो परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है, पहली बात तो, और फिर वो अपना निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया गया है। यानी एक तरीके से अगर बात करें तो इनडायरेक्टली उसको वीटो पावर मिल गया परिषद के विरुद्ध, परिषद के निर्णय को वो लागू करने तो बाध्य नहीं है अब। तो एक प्रावधान तो ये जोड़ा गया, और अगला प्रावधान इसमें जोड़ा गया कि गवर्नर जनरल को जो है प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई। यानी जो प्रधान सेनापति हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता हो तो शुरुआत में व्यापारिक कंपनी के तौर पर आई, फिर राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता। तो उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए एक ही आदमी को गवर्नर जनरल के साथ साथ उसको सेनापति की शक्तियाँ भी दे दी गई इस अधिनियम के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कभी। फिर देखिए, इस समय गवर्नर जनरल कौन था जिसको ये दोनों शक्तियाँ मिली थी कि वह जो है परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपना निर्णय लागू कर सकता है, और प्रधान सेनापति, यानी दोनों पद एक साथ, सेना का और ये। तो ये मिला था इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों, जहाँ पे जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी है वो बंगाल के अधीन थी, और बम्बई और मद्रास में गवर्नर होते थे, और बंगाल वाला गवर्नर जनरल। ये दो कार्यकाल में कार्य करता भारत में, 1786 से 1793 और 1805 में दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए भारत में आते, लेकिन 1805 ईस्वी में ही दूसरे कार्यकाल प्रारंभ होने के कुछ ही समय बाद में इनकी मृत्यु हो जाती दोस्तों। किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो ये तो था 1786 का अधिनियम। अब बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, तो एक और चार्टर एक्ट है वो हम साथ में कर लेते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, क्योंकि शुरू से ही जो है वो चार्टर एक्ट के द्वारा, या सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी वो धीरे धीरे एक साथ कोई फुल टाइम नहीं दिया ये अधिकार कि आप जाके अनलिमिटेड जब तक चाहो आप जॉब करो, वहाँ पे व्यापार करो, नहीं। 15-15, 20-20 साल के दायरे के लिए उनके व्यापारिक अधिकार को, एकाधिकार को बढ़ाया गया है। तो फिर से जो समय यहाँ पे ख़त्म हो रहा था उसको बढ़ाया गया 20 वर्षों के लिए। और अगला जो बिंदु है, यदि गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर जाता है तो अपनी परिषद में से ही असैन्य सदस्य को उप प्रधान बनाने का प्रावधान किया गया है। यानी अगर वो बंगाल से बाहर जाता है तो उसे पीछे वो कामकाज, बंगाल का कामकाज देखने के लिए एक उप प्रधान नियुक्त करना होता था, और वह असैन्य पद का होना चाहिए, अपनी परिषद में से ही होना चाहिए। परिषद में कितने होते थे? 1+3 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो इन 3 में से जो सैन्य अधिकारी या कुछ हैं जिसके पास सैन्य डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो उनको वो सौंप नहीं सकता। जो शेष सदस्य उनमें से ये कार्य
उप प्रधान के रूप में उसको देना होता था। फिर देखिए, जो नियंत्रण मंडल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों को जो वेतन है वो भारतीय कोष से, पहले ब्रिटिश सरकार के वहाँ से दिया जाता था। मतलब जो कोष ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से कमा के लेके चली जाती, वहाँ जो बजट रखा जाता उसमें से दिया जाता था। अब ये प्रावधान कर दिया कि आप पहले ही हिसाब किताब, ये ब्रिटेन में आने से पहले यहीं उनका हिसाब करो, आपको यहीं से सैलरी देनी है। जो भारतीय क्षेत्र में जो आप कमाते हो, जितनी भी इनकम राजस्व आता है, आप उसमें से आप पहले इनको सैलरी दो। और आज का अंतिम बिंदु इसमें, मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः सदस्य होने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। फिर देखिए, ये एक संवैधानिक सुधार हैं दोस्तों। धीरे धीरे व्यवस्थाएं जो उनके सामने व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही थी, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि मुख्य सेनापति अलग बनाया जाता था, फिर उसको कहा कि जो व्यक्ति मुख्य सेनापति का पद धारण करेगा वो इसका सदस्य भी रहेगा। लेकिन इसमें ये कहा गया कि सदस्य जो रहेगा, मुख्य सेनापति रहेगा, वो परिषद का सदस्य स्वतः नहीं बन सकता, कि इसके लिए अलग से ईस्ट इंडिया कंपनी है जो सरकार है वो प्रावधान करेगी, तो ही सदस्य होंगे या उसकी बैठक में जाएंगे। यानी जो स्वतः वाला शब्द है वो हटा दिया गया यहाँ से, कि स्वतः सदस्य तो आप नहीं बन सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, आप उन्हें भी इसका फ़ायदा पहुँचाइए। और कैसा लगता है वीडियो, और आपकी जो भी राय हैं दोस्तों, सलाह हैं, या मुझे जो भी मार्गदर्शन आप देना चाहें, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए कि मुझे और क्या प्रयास करने चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो जल्दी बनाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।